ये वीडियो सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर का हम लोग इंटेक्स्ट के क्वेश्चन यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वो क्या था, सिलेबस था। और जैसा कि मैं कई बार कह रहा हूँ कि सिर्फ सिलेबस से पढ़ाई नहीं होती है। सिलेबस चाहे कितना भी बढ़िया से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, किसी किताब से पढ़ लो, कहीं कोचिंग से पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है, वो लगभग बराबर है जब तक कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे पहले तो NCERT की किताब में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उसको लगाना है। उसके बाद NCERT की एक और किताब आती है, NCERT की क्या है, एक और किताब आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पलर, ठीक है। ये जो एग्जाम्पलर की जो NCERT की बुक होती है, ये अमेज़ॉन पे ऑनलाइन मिल जाएगी। ये क्या थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कहें या फिर थोड़ा हाई लेवल, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोगों की जो मेन NCERT की किताब है, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन CBSE बोर्ड और साथ में नीट, यहाँ तक तो परफेक्टली काम कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो JEE की बात आती है ना, ठीक है, तो JEE के लिए क्या है कि NCERT एग्जाम्पलर को तो लगाना ही पड़ेगा। और इस चैप्टर में हम लोग देखें कुल कितने क्वेश्चन हैं। इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं भैया कितने, 24। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं कितने, 26। और एग्ज़ाम्पल के क्वेश्चन हैं कितने, 5, ठीक है। ये टोटल मिला दिया जाए तो कितने सवाल बनते हैं, 55, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये जो 55 क्वेश्चन है ना, इसमें से लगभग कितने, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन कैसे हैं, इजी वाले हैं, ठीक है, इजी वाले। यानी कि ये मतलब नॉर्मल से हैं। इतने सवालों को तो आराम से उड़ा दोगे, यदि बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ाई किए हो तो उड़ा दोगे, ठीक है। अब इसमें से बचे 5 क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, यानी इसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए होगा या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़, इस पूरे चैप्टर से सॉलिड स्टेट से, ठीक है, चाहे जो भी परीक्षा दो, चाहे जो भी एग्ज़ाम, 2 या 3 सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, या इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। लगभग 2 या 3 सवाल ही आते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग 2-3 सवाल ही आते हैं। अब देखो कि हम लोगों के पास कुल हैं कितने, 55 क्वेश्चन, ठीक है, 55 क्वेश्चन, और इसमें से आएंगे कितने, 2 से 3 सवाल आएंगे, ठीक है। तो इन 55 क्वेश्चन को कम से कम 5-6 बार या 7 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो रिवाइज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से 2 और 3 क्वेश्चन आएंगे। और यदि ये सारे सवालों को बढ़िया से लगा के याद किए हो तो 2 से 3 सवाल को ज़रूर से ज़रूर लगा पाने के काबिल बन जाओगे। यहाँ तक आ रही बात समझ में। अच्छा एक और चीज़, कई बच्चों के मन में अभी आ रहा होगा कि सर नोट्स या PDF ये सब भी हम लोगों को चाहिए। अरे भैया तुम क्यों एक लेबर वर्क करना चाहते हो, अलग से नोट्स लिखोगे, अलग से PDF डाउनलोड करोगे, ये फलाना ढिमका काम करोगे, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें स्मार्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरी बातें सुनना है तो मेरे तरीके से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि मेरे साथ क्या करो, रिदम में रहो। मेरी बात इस तरीके से समझो कि डॉक्टर के पास जाकर ये मत कहो कि सर मुझे ये वाली दवा दीजिए, वो वाली दवा दीजिए। डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी बताओ, डॉक्टर अपने ही हिसाब से क्या करेगा, तुम्हें दवा देगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो नोट्स है, PDF है, इन सारी चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अभी क्या करो मेरे साथ, ठीक है, अभी इस लेक्चर को शुरू करने से पहले NCERT की किताब क्या है खोलो, ठीक है, चैप्टर 1 खोल के रखो एकदम, क्योंकि अभी जो जो क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट बोलते जाऊंगा वहाँ पर निशान भी लगाना है कि ये वाला सवाल कैसा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अरे 55 क्वेश्चन है, इसमें से मान के चलो कि यदि मैं कुछ क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बता देता हूँ
तो अगली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको भरोसा रहेगा ना कि ये वाले सवाल को हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सर ने इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी थी। बताओ, ठीक है। तो एनसीईआरटी की किताब को बढ़िया से याद करना है यार, इसमें नोट्स वगैरह ये सब जो बाज़ार में जो पूरा नौटंकी चल रही है ना, ड्रामा चल रहा है, इनसे बचो, ठीक है, बचो। इसकी कोई औचित्य या फिर इसका कोई बहुत फ़ायदा कुछ है नहीं, लाभ जैसा कुछ चीज़ है नहीं। और इसी के चक्कर में तो जाने कितने यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल वेबसाइट या फिर पता नहीं कितने लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ भी नोट्स, कुछ भी पीडीएफ, कुछ भी टेस्ट सीरीज़, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी खुद भारत सरकार, ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चन को डिज़ाइन करके हमारे किताब में देती है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है। इसके बाद यदि कोई मुझे बताएंगे बच्चे तो मैं एग्जाम्पलर भी लगा दूंगा, ठीक है, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगवा दूंगा। ये वाले क्वेश्चन लगा दिए तब समझ जाओ कि इंडिया में क्या हो, हीरो हो, इंडिया में नंबर 1 हो, नंबर 1, ठीक है, इंडिया में क्या हो, नंबर 1 हो पूरी तरीके से। क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगभग बहुत बच्चों से नहीं लग पाते। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि एग्जाम्पलर की आवश्यकता बोर्ड और सीबीएसई में तो नहीं है, ठीक है, बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और नीट के एग्ज़ाम में, मेडिकल के एग्ज़ाम में तो नहीं है, ठीक है। और थोड़ी सी एक और चीज़ मैं बता दूँ, कुछ बच्चों को अभी ऐसा लग रहा है कि सर वाइट बोर्ड पर पढ़ाइए, ठीक है। देखो भाई, वाइट बोर्ड पर भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लेक्चर हम लोगों का अभी 30 मिनट में कवर हो जाता है ना, ये 60 मिनट में कवर होगा। टाइम क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, खुद ही लिखो, ठीक है, उसको मिटाओ, फिर उसमें समझाओ। तो एक तो ड्रॉबैक ये हो गया, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या हो गया कि एक स्टूडियो तैयार करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बढ़िया कैमरा। हालांकि कैमरा तो मेरे पास है, ठीक है, कैमरा चाहिए होगा, लाइट्स चाहिए होंगी, अच्छा सा माइक चाहिए होगा, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि अभी देखना शुरू करोगे तो बोलोगे क्या सर, इससे अच्छा तो वही वाला था जो लैपटॉप की स्क्रीन पे पढ़ाते थे, ये तो 1950 की लग रहा है कि ब्लैक एंड वाइट की आप फिल्में चला रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि वो चीज़ सही है कि जब सामने इंसान खड़ा हो, बच्चों को पढ़ाता है, तो आई कांटेक्ट बनता है, बच्चे और आसानी से सीखते हैं। लेकिन फिर भी अभी इस तरीके से काम चला हो और फिर कुछ समय बाद मैं स्मार्ट बोर्ड की उपलब्धता करवा लेता हूँ। स्मार्ट बोर्ड यानी कि जो डिजिटल बोर्ड अवेलेबल है, जो लैपटॉप पूरी तरीके से वो बड़े से स्क्रीन में आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं सामने आकर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी मेरे तरीके से काम करो, ठीक है, इसमें ज़्यादा इधर उधर का बहाना वाना मत लगाओ। और एक और चीज़ मैं बता दूं, पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या होती है बड़ी कम होती है। जब हम लोग खुद भी पढ़ाई करते थे तो हमारी क्लास में बच्चों की संख्या थी 250, यानी 250 स्टूडेंट थे हमारी क्लास में। सर एक दिन आए, ठीक है, सर आए एक दिन और बोले कि हो तो तुम लोग 250, लेकिन पढ़ने वाले हैं सिर्फ 20, ठीक है। तो देख लो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, 250 वालों की भीड़ में हैं, ठीक है, या फिर 20 पढ़ने वाले बच्चों की लाइन में है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को तो भैया ये पढ़ाई क्या है, आसान नहीं है ना भाई, थोड़ी मेहनत लगती है, इसमें पढ़ना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, मेहनत लगती है। नोट्स वगैरह के चक्कर में, पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो। इसी तरीके से जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था, ठीक है, बच्चे बहुत लगे हंगामा करने, तो मैंने सीधे से पूरी एनसीईआरटी की किताब ही उनके नोट्स में छपवा दिया। क्योंकि अपने को क्या है, पूरी किताब क्या है, माइंड में, दिमाग में है, ठीक है। मैंने बोला चलो तुम्हें नोट्स ही चाहिए ना, ये पूरी एनसीईआरटी की किताब ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक लाइन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरी किताब बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी चालाकी रखो और किताबें पढ़ना सीखो, किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये एक आदमी है, ठीक है, इनका नाम है ओशो रजनीश, ठीक है। अभी जो बच्चे 15 से 25 साल वाले होंगे, ठीक है, हो सकता है कि वो इनको नहीं जानते होंगे। ये नाम ओशो गूगल वगैरह में सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ये अपने ज़िंदगी में देखो कितना 1.5 लाख किताब पढ़े थे, ठीक है। और ये अभी पिछले वाली सदी के महान क्रांतिकारी, एक खतरनाक इंसान रहे हैं। तो देख लो भैया, जो 1.5 लाख किताबें पढ़ेगा अपनी ज़िंदगी में, वो इंसान क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किताबें न पढ़ने से, नोट्स वगैरह से बहुत लाभांश मिलने वाला है। किताबें पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। और उसी तरीके से मैं दिखा दूं एक और चीज़ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये देखो एक इंसान है, इनका नाम ये रहा, गैब्रियल गार्सिया मार्केस। मैं बहुत अच्छे से ये नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। और ये एक राइटर हैं और ये करीब
700 से ज़्यादा किताबें लिखे हैं भाई। कोई आम इंसान 10-20 किताबें अपनी ज़िंदगी में पढ़ नहीं पाता है, ये अपनी ज़िंदगी में 700 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। और यहाँ तक कि इनको देखो, इनको क्या मिला है यहाँ पर, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। किसमें? लिटरेचर में। देख लो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1982 में, ठीक है। तो थोड़ी किताबें पढ़ने की आदत डालो। और मैं सही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की किताब को अच्छे से भैया यदि पढ़ लिए, यहीं वाली जो मेन वाली है, अभी एग्जाम्पलर की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, यहीं वाली पढ़ लिए तो भी एक बेहतरीन काबिल इंसान, केमिस्ट्री में बन जाओगे, स्मार्ट आदमी बन जाओगे। और जिन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, तो मैंने 2 वीडियो बनाया है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ देख लो, यकीन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी की किताब की क्या हैसियत होती है भारत सरकार में, हमारे देश में, ठीक है। तो और वैसे भी किताबें पढ़ने की आदत नहीं डालोगे, ठीक है, तो देखो यही बन जाओगे, समझ रहे हो। यही माने क्या, तुम हो सकता है कि राजा के ख़ानदान में पैदा हुए हो, लेकिन देश तुम्हें जानता रहेगा कि भैया 1 नंबर का बेवकूफ़ आदमी है। किताबें पढ़ने से सही ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान का तो सम्मान या इज़्ज़त कहें तो हमेशा सदियों से चला आ रहा है हमारे समाज में, ठीक है, हमारे इंसानी सभ्यता में। तो कभी कभी बच्चे भी जानते हैं कि जो स्कूल का मैनेजर होता है, ठीक है, आम तौर पर उसके बच्चे कैसे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हैं, बाप का पैसा है बस उड़ाना इधर से उधर। तो जो स्कूल के जो बच्चे भी होते हैं ना, छोटी क्लास के, वो भी जानते हैं कि देखो जो वो स्कूल के मैनेजर का जो लड़का जा रहा है ना, वो 1 नंबर का बेवकूफ़ है। देख लो भाई वो कितना बड़ा पैसे वाला है, लेकिन फिर भी बच्चे को पता है कि वो बेवकूफ़ ही है, ठीक है। तो इसलिए बेवकूफ़ बनने के बजाय थोड़ा स्मार्ट बनो और किताबें पढ़ने की आदत डालो। तो चलो अब शुरू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बकवास हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, और मेरे साथ अभी क्या करो, एनसीईआरटी की किताब खोलो और वहाँ पर इंटेक्स्ट के क्वेश्चन को देखो। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, वाई सॉलिड्स आर रेजिड, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं वो मजबूत क्यों होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं, जितने पास हो सकते थे उतने पास। तो भैया जब ये इतने पास हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि अब इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी इसमें हम और पार्टिकल को ठूस नहीं सकते, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसके जो पार्टिकल है ना, ये सब आपस में एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखे होते हैं, तो मजबूती से एक दूसरे को पकड़ेंगे, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है यहाँ पर, ज़्यादा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है भैया, तो भी क्या हो जाएगा, सॉलिड रिजिड हो जाएगा, ठीक है। पहले सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका, वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स क्यों होता है। अरे भैया जब सॉलिड का जो शेप है बदल ही नहीं रहा, ठीक है, इसी तरीके से, यानी इसके जो पार्टिकल है एक दूसरे को खुद इतने मजबूती से पकड़े हैं कि इसके शेप को बदलने ही नहीं दे रहे हैं, तो वॉल्यूम भी कैसा होगा, फिक्स ही होगा। अब सोचो, जैसे तुम्हारे पास एक क्या है, पेन है, ठीक है, पेन, तो इस पेन का क्या होता है, पेन जैसा लग रहा है कि नहीं यार, समझ जाना, ठीक है, पेन, तो ऐसा थोड़ी है कि पेन जब ऐसे रखते हो अपने बैग में तो कल तुम्हारी पेन कुछ ऐसी वैसे बन जाती है, ऐसे नहीं बन पाती है। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। जैसे पहले वॉल्यूम था वैसे अभी भी ये उतना ही वॉल्यूम को क्या करेगा, कवर करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल एक दूसरे को मजबूती से अट्रैक्ट किए हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे, ठीक है। ये वाला जो तीसरा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपनी किताब में क्या लगाओ, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपनी किताब में लगाओ इम्पॉर्टेंट। ये है क्या एक्चुअली में, देखो कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाला एमॉर्फस सॉलिड है और कौन सा वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो इसका मैं इधर एक टेबल दिखा देता हूँ, और इस टेबल को चाहो तो अपनी किताब में भी टिक मार लो। एमॉर्फस सॉलिड यानी ये जो दिख रहा है, टेफ्लॉन हो गया, सेलोफेन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, यानी ये सब क्या है, इतने सारे, देख लो क्या हो गया, ये सब एमॉर्फस सॉलिड हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन हो गया, नेप्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, और ये
कॉपर हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया हम लोगों के क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखो ये जीके है, जीके छोटे बच्चों के क्लासेस में होता है जैसे ना 5-6 क्लास में जीके, तो ये जीके है। अब एग्ज़ाम में करेगा क्या, इसमें से 2 एग्जाम्पल ये उठाएगा और 2 एग्जाम्पल ये उठाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा कि इन चारों में से एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है, ठीक है। तो इस चीज़ को जानते रहेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़, इस वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है अब तो जीके हो गया, ठीक है, तो इसको अभी याद नहीं रखना है। जब एग्ज़ाम होगा तो इसके 1 वीक पहले इस क्वेश्चन को क्या करोगे, रिवाइज़ करोगे, ठीक है। 1 वीक पहले रिवाइज़ करोगे, नहीं तो अभी याद करोगे तो फिर अभी 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद तो इसको भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अभी इसको याद नहीं रखना, बस मार्क करके रखो यहाँ पे कि ये सवाल कैसा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 1.4, वाई इज़ ग्लास कंसीडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो जो ग्लास होता है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। देखो भाई, जैसे कांच हो गया, जो कार में जो शीशे लगाए जाते हैं, या फिर खिड़की के दरवाज़ों में जो शीशे लगाए जाते हैं, ठीक है, ये जो ग्लास होता है ये पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड को हम लोग बढ़िया से ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड, ठीक है। तो इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब क्या है कि इसको बहुत बढ़िया से ठंडा किया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको कूल्ड किया गया। तो ये जो लिक्विड था, लिक्विड ग्लास था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड ग्लास में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इसमें आगे वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला 5 वाला देखो, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। देखो यहाँ पे बात हम लोग समझे कि कोई भी जो सॉलिड है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम हो, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो ये कौन सा सॉलिड हो जाता है, ये सॉलिड कौन सा हो जाता है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड। क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में ही क्या होता है, प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपिक। बात आ रही है समझ में कि नहीं, आइसोट्रॉपिक। तो क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक है, क्योंकि इसके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो सारे के सारे डायरेक्शन में क्या हो गया, सेम, तो एमॉर्फस सॉलिड हो गया। यानी कि ये जो हम लोगों का सॉलिड है ये कौन सा हो गया, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ये क्या है, आइसोट्रॉपिक। ये वाली बात से हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सॉलिड है वो कौन सा सॉलिड है, ये आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि ये हम लोगों का जैसे इरेज़र है, इरेज़र कौन सा सॉलिड होता है, एमॉर्फस होता है। इसको जब काटेंगे, ठीक है, यहाँ से, तो जब काटोगे तो ये कैसा कटिंग हो जाएगा, इरेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे है कि भैया ये क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो तो करता है, लेकिन क्लीवेज प्रॉपर्टी इसकी कैसी होती है, रफ बोलें या फिर इरेगुलर बोलें, ठीक है, ये मुलायम नहीं, यहाँ से कटिंग होती है, ठीक है। आगे समझ में, तो मैं अभी बताऊँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कर लिया 1.3, ठीक है। 1.4 को इम्पोर्टेंट करो, 1.5 को इम्पोर्टेंट करो, ठीक है। यहाँ तक इतने सवाल को इम्पोर्टेंट करके रखो, ठीक है। अब देखो इसमें और चीज़ों को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट लगाओ, इसको भी रिवाइज़ करना है, 3-4 बार तो रिवाइज़ करना ही है, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि इतने सारे कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, इस सब्सटेंस में हम लोगों को बताना है कि किस तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स किस तरीके का पाया जाता है, आगे बात समझ में। अब देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखो ये रहा, बात समझना। पोटेशियम सल्फेट आयनिक सॉलिड है, ठीक है, आ रही बात समझ में। टिन क्या है भैया, मेटेलिक सॉलिड है। अरे टिन क्या होता है, मेटल होता है, तो मेटेलिक सॉलिड हो गया। बेंजीन क्या है, ये मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, ठीक है। यूरिया क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। अमोनिया क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। वाटर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। जिंक सल्फाइड आयनिक सॉलिड है। ग्रेफाइट कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। रुबिडियम मेटेलिक सॉलिड। ऑर्गन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब कई बच्चों को हो जाएगी बड़ी दिक्कत, ठीक है। अब वो मुझसे कहेंगे कि क्या सर आप तो हमें ये रट्टा मरवा रहे हैं, ठीक है।
देखो भाई कुछ क्वेश्चन है जो इसमें अब रटने वाले हैं, जीके वाले हैं, तो मैं इसमें क्या करूँ, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या हो गया, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड हो गया। चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो या अपने वहाँ पर, ठीक है, किताब में एनसीईआरटी में सबके सामने कि कौन कौन सा सॉलिड है उसको क्या करो, टिक लगा के रखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हम लोगों का, जीके वाला हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन लर्निंग के बेस पे हो गया, तो इस वाले क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट तो करेंगे, लेकिन कब याद रखोगे, वहीं 1 वीक पहले। अब देखो एग्ज़ाम में क्या करेगा, सेम सवाल, इसमें से 2-3 एग्जाम्पल, मान लो ये वाला 2-3 एग्जाम्पल दे देगा। अब सेम पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा सॉलिड कौन सा किस तरीके का है, उसके किस तरीके से वो सॉलिड है, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पर क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। 7 वाला क्वेश्चन देखो, देखो बहुत ही आसान है यार। तुम लोग देखो बच्चे गलती क्या करते हैं ना, मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। अपना दिमाग इसमें अपनी खोपड़ी लगाओगे, यहाँ वहाँ वीडियोस देखोगे, इस चैनल पर, इस क्लासेस में यहाँ वहाँ कूदोगे। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी टीचर, ठीक है, या कोई भी पर्सन जब ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर रुक जाओ, उनकी बातें मानो। बात माननी ही पड़ेगी। 10 जगह से आधे घंटे की वीडियो देखो, रिवाइज कुछ नहीं करो, सेल्फ स्टडी कुछ नहीं करो, तो क्या मतलब बनेगा, ठीक है। इससे कुछ बनने वाला है नहीं। मेरी बात मानना सीखो, मेरी या किसी भी टीचर की जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो उनकी बात मानो। जैसा जैसा वो पढ़ाते हैं ना, तो उसको घर पे आकर रिवाइज भी करना है। इसीलिए अब बच्चे क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। अपना दिमाग मत लगाओ, ये छोटी सी पढ़ाई है, एनसीईआरटी की किताब या जो भी ये पढ़ रहे हैं हम लोग, छोटी सी पढ़ाई है। इसमें मैं पूरा पिटारा खोलने वाला हूँ, खुल ही रहा है धीरे धीरे। तो भैया इसमें कौन सा दिमाग तुम लोगों को लगाना है, तुम लोगों को सिर्फ वही काम करना है जो काम मैं करने को बोल रहा हूँ। बात आ रही है समझ में। देखो ये जो 7 वाला क्वेश्चन दिख रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि सॉलिड ए है जो कि बहुत ही हार्ड है, और ये साथ में क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती है, चाहे तो वो सॉलिड हो चाहे तो पिघली हुई स्थिति हो, और ये बहुत ही, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो ये कौन सा सॉलिड हो गया, डायमंड का नाम सुने हो, बताओ। डायमंड हर कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, ठीक है, हर 4 कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, बताओ। और ये होता कैसा, हार्ड होता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा, और ये होता कैसे है, इंसुलेटर। बात आ रही है समझ में। तो इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या है, डायमंड ही है। और इसमें बॉन्ड कैसा है भैया, या कोवेलेंट, ये कौन सा सॉलिड है, कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड। यानी ये सॉलिड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड, क्योंकि इसमें डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आयनिक सॉलिड जो है मोल्टेन स्टेट में, लेकिन ये देखो जैसे मैं एक दिन दिखाया था कि ये मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में NaCl पड़ा हुआ है, नमक जानते हो ना, घर पे कॉमन सॉल्ट जो रहता है हम लोग मिला के खाते हैं, ठीक है, ये नमक है यहाँ पे। अब इसमें क्या हो कि इसमें एक वायर इस तरीके से फ़्लो करा दो, जो यहाँ से इस तरह से हो कैसे गुजरता हो, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी, यानी इसमें करंट फ़्लो नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या करो कि इसमें पानी मिला दो। तो पानी मिलाने माने क्या है, क्या किए, ये जो NaCl था इसको डिज़ोल्व कर दिए, घोल बना दिए, पिघला दिए, मोल्टेन हो गया, इसको मोल्टेन स्टेट बोलेंगे। तो मोल्टेन स्टेट हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ़्लो करेगी, ठीक है। अब कह रहा है कि क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो देखो जब इसमें पानी हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है, यहाँ पे, तो अब जो NaCl था ना, ये सॉलिड नहीं रह गया, ये क्या कन्वर्ट हो गया, Na+ और ये Cl-। यानी कि हम लोग क्या समझ जाए हैं कि यहाँ पर अब कौन मौजूद हो गया है, Na+ Cl-। तो भैया इस पानी में चार्ज आ गए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ से फ़्लो करेगी ही, बताओ। तो इसका जवाब यही है, क्या लिखोगे इसका जवाब, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन मोल्टेन स्टेट। बात आ रही है समझ में, आ रही होगी, ध्यान से सुन रहे हो तो पक्का आ रही होगी। ये वाला क्वेश्चन देखो 9 वाला, What type of solids are in electrical conductor malleable and ductile। अरे भैया मेटेलिक सॉलिड बताओ, यानी जितने भी मेटल होते हैं क्या होता है, कंडक्टर होता है, मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मेटेलिक सॉलिड। यानी जो भी सॉलिड मेटल होगा
वही तो है इसका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो, अच्छा इसमें कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं कि कौन सा वाला इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें एक सवाल ये वाला इम्पोर्टेंट हम लोगों ने कर लिया 6 वाले को, ठीक है। 7 वाले पर भी हल्का सा इम्पोर्टेंट कर सकते हैं इसको, और इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट करेंगे और इसको भी हल्का सा इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ें तो ये हम लोगों का अब क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है कि गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। अच्छा, जो हम लोगों का यूनिट सेल होता है, ठीक है, या जो भी क्रिस्टल लैटिस होती है, जहाँ जहाँ पर एटम पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, या जहाँ जहाँ पे पार्टिकल पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट का क्या महत्व है, तो भैया लैटिस पॉइंट पर ही क्या पाया जाता है, पार्टिकल, ठीक है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है कि लैटिस पॉइंट पर ही क्या पाया जाएगा, पार्टिकल, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसको भी इम्पोर्टेंट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी यूनिट सेल का क्या पैरामीटर होता है। अरे भाई मैंने बताया था, ठीक है, ये हम लोगों का एक यूनिट सेल हो गया। तो इसमें क्या चीज़ें देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं कि इसकी ये जो दिख रही है लेंथ, ठीक है, एज, ठीक है। एक पैरामीटर क्या हो गया, एज, यानी कि ABC यानी कि साइड, और साथ में ये जो एंगल दिख रहा है ना, अल्फ़ा, बीटा और ये गामा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस एंगल बोलते हैं, ठीक है। फेस एंगल तो वो होता क्या है, वो होता है अल्फ़ा, बीटा और ये गामा, ठीक है, फेस एंगल। तो किसी भी यूनिट सेल में 2 ही पैरामीटर होते हैं। वैसे इसको हम लोग 6 पैरामीटर बोल सकते हैं, पर ये मेनली कितना पैरामीटर है, 2। कौन कौन सा, एक एज हो गया और एक फेस एंगल हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों का दिख रहा है 12 वाला, ठीक है। इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको इम्पोर्टेंट करो, इस वाले को, पहले वाले को। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में अंतर पूछ रहा है। तो जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है, ठीक है, हेक्सागोनल में सबसे पहले बात कि जो 2 साइड होती हैं ए और बी, ये कैसी होती है, बराबर। लेकिन जो तीसरी साइड होती है वो कैसी, बराबर नहीं होती है। 2 एंगल अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री, और गामा इक्वल टू कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। ये इसका आंसर है। ये आंसर कहाँ से आ रहा है, वहीं किताब में जहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम दिया गया है वहीं से आंसर आ रहा है। ये कहीं मैं अपने घर से खोज के नहीं ला रहा हूँ इसको, ठीक है, ये वहीं से आ रहा है। उसके बाद इसमें देखो फेस, अच्छा इसमें और चीज़ पूछा है ना, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि तीनों ही साइड A इक्वल टू B इक्वल टू C नॉट इक्वल, ये तीनों ही साइड कैसी होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। और साथ में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा जो कि 90 डिग्री के बराबर, और साथ में इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये रही इसकी खासियत। तो वापस से मैं कह रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। फेस सेंटर्ड और इन सेंटर्ड, यानी कि FCC और ECC में अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो FCC कैसे बनता है, मुझे बताओ कैसे बनता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे एटम होते हैं FCC में, कहाँ सबसे पहले कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे, बताओ है कि नहीं, कॉर्नर पर होंगे। और साथ में सभी फेसेस पर एटम होंगे, ठीक है। तो कितनी फेस होती है, 6 फेस होती है। तो 6 फेस पर भी क्या है, इसके एटम है। तो ये हो गया हम लोगों का FCC। ECC का यूनिट सेल कैसा बनेगा, सबसे पहले तो एक यूनिट सेल बना लो। अब यूनिट सेल बनाने के बाद एटम कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, कोने पे पाया जाएगा, ठीक है, ये रहा कोने पर, ठीक है। और साथ में किसी भी 2 अपोजिट फेस पर, किसी भी 2 अपोजिट फेस पर, ये हो गया ECC। तो FCC में मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4, ठीक है। याद रखना, बताया हूँ मैं ये कैसे होता है। ये 1/8 जो कॉर्नर पे दिख रहा है, और जो 1/2 यहाँ 6 फेसेस पे दिख रहा है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 2, नंबर ऑफ एटम 2। ये 1/8 8 जगहों पे है, तो ये कितने हो गए, 1। और ये जो आधा आधा फेस पे दिख रहा है ये भी कितना हो गया, 1। तो यानी इसमें कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये FCC हो गया और ये ECC हो गया।
ये 13 वाला क्वेश्चन उसी तरह से पूछ दिया, जो कॉर्नर पर एटम होता है वो कितना होता है 1/8। जो बॉडी सेंटर्ड में यानी कि बॉडी के सेंटर्ड में वो कितना एटम होता है 1 होता है, यानी कि 20 cc यूनिट सेल को हम लोग बनाए, ठीक है, इस तरह से। तो एटम कहाँ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही साथ में, और एक पूरा का पूरा एटम कहाँ होता है इसके सेंटर में। तो वही पूछ रहा है कि ये जो सेंटर में एटम होता है, सेंटर में देखो यहाँ पे सेंटर में वो कितना होता है, तो वो एक ही एटम होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। वैसे 20 उसी में 2 एटम होते हैं, लेकिन सेंटर में कितना होता है 1। तो इसका जवाब हो गया 1/8 और इसका जवाब हो गया 1। आगे बात समझ में। अब देखो और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो जो पूछ रहा है, ये वाला 14 वाला, ये कह रहा है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर में डायमेंशन कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बना के दिखा दूँ। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, आमने सामने एकदम बिल्कुल, एटम कैसे होंगे, एटम के सामने सामने, एडजेसेंट एकदम सामने, ठीक है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन गई। अब मान लो ये वाला एटम है, तो देखो कितने एटम को टच कर रहा है, ये 1 2 3 और ये 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे 4। इसका आंसर कितना है 4, ठीक है। मैं कहूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, 15 वाला, इसको इम्पोर्टेंट करो, ठीक है। 15 वाले क्वेश्चन को क्या करो, इम्पोर्टेंट, ठीक। ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट कैसे है मैं इसको दिखाता हूँ, ये है क्या इसको सॉल्व करने के लिए। देखो, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि कोई कंपाउंड है जो HCP फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत विशेष वैसी जानकारी मिले नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, और इसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने। देखो मैंने बताया था कि देखो कहीं पर भी जब एटम हो जाए कितने n, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाता है 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाता है n, तो टोटल वॉइड कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल वॉइड कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कंबाइन कर लेंगे, यानी कितना हो गया 3n। तो पहला इसमें सवाल पूछ रहा है क्या, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ वॉइड यानी 3n पता करना है, और साथ में क्या कह रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि क्या पता करना है 2n पता करना है। आ रही बात समझ में। यानी कि एक जवाब तो हम लोगों का हो गया 3n और दूसरा जवाब हो गया 2n, ठीक है। अब ये 3 × n, देखो ये 0.5 मोल पार्टिकल कह रहा है, तो 0.5 मोल माने कितना 0.5, काउंटिंग में इस मोल को कन्वर्ट करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, इतना करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पे कितना है 2 × 0.5, क्योंकि n कितना है यही है ऊपर जितना दिख रहा है 6.023 × 10⁻23, इसका हो गया आंसर ये, ठीक है। तो आंसर मैं लिख दूँ जो हम लोग का सॉल्व करने के बाद आ रहा है, तो टोटल वॉइड आ रहे हैं इसके, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया 9.033 × 10⁻23, और ये देख रहे हो ये तो सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी 1, यानी कि इतना ही आ जाएगा, यानी कि 6.023 × 10⁻23, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ जाओ कि क्या कह रहा है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि जो भी नंबर है पार्टिकल का, ठीक है, उसका क्या करोगे 2n, ये मिल जाएगा। टोटल वॉइड पूछ रहा है, तो टोटल वॉइड माने कि टेट्राहेड्रल वॉइड 2n प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड n, यानी ये भी काम करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा के रखना, आता रहता है एग्जाम में, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो 16 वाला क्वेश्चन दिख रहा है भाई, इसको डबल इम्पोर्टेंट करो, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखो मैं बता देता हूँ कैसे लगाना है। पहले सवाल को पढ़ते हैं। अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m and n, जैसे NaCl होता है, देखो तो 2 एलिमेंट है ना, सोडियम और क्लोरीन। तो उसी तरीके से ये जो कंपाउंड बन रहा है वो m से बन रहा है और n से बन रहा है, ठीक है। यानी कि एक कंपाउंड एक एलिमेंट m है और दूसरा एलिमेंट कौन है n है, ठीक है, ये रहे। उसके बाद हम लोग देखें कि आगे सवाल पढ़ें, द एलिमेंट n फॉर्म CCP, ठीक है,
यानी n के बारे में कुछ यही कह रहा है कि ये CCP बनाता है, यानी कुछ बहुत वैसी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही, ठीक है। अब ये देखो, एटम्स ऑफ m ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि जो m है ना, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसका कितना है 1/3। लाइन को बारीकी से पढ़ के समझो, जो m है ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसका कितना है 1/3, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे तो जब भी दो एलिमेंट की बात करेगा तो उन दोनों एलिमेंट को इस तरीके से लिखना, m और n इस तरीके से, ठीक है। n के बारे में कह रहा है कि ये CCP बनाता है, तो कुछ बहुत वैसी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, लेकिन यहाँ m को क्या कह रहा है कि ये 1/3 ऑफ किसका हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड का। अब देखो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है ना, ठीक है, उसको हम लोग मानेंगे कितना, x, ठीक है। अब जैसे ही इसको x मान लिए तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाता है, 2 गुना भैया 2x। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, वो x ही होता है, बताओ। तो अब हम लोग समझ गए कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 2x है। तो जो m का क्वांटिटी हो गया वो कितना हो गया, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2x, यानी ये कितना आ गया 2x/3, ठीक है। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, n कितना है, x है, और m कितना है 2x/3, ठीक है। तो बस यहाँ पे ऐसे समझो कि m कितना, मैं इधर दिखा देता हूँ फिर से, ये जो m हो गया हम लोगों का 2x/3 हो गया, और n कितना हो गया, x हो गया। इसको सॉल्व करना है तो x से x कैंसिल हो गया, क्या मिल गया यहाँ पे, m 2/3 मिल गया, और n कितना मिल गया 1, ठीक है। अभी भी इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, तो यदि हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फ्रैक्शन को हटाना है, ठीक है, तो आंसर क्या मिल गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि हम लोगों को आंसर क्या मिल गया, M2N3। इस वीडियो को या इस क्वेश्चन को 1-2 बार रिवाइंड करके देखो कि मैंने इसमें किस तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, डबल इम्पॉर्टेंट, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, उनसे नहीं लग पाता है, ठीक है। आ रही बात समझे। देखो भाई थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई में क्या है, दिमाग लगाना ही पड़ता है, इतनी सस्ती थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि भैया 200 बच्चे हमारी क्लास में पढ़ने आते थे, जिसमें पढ़ने वाले कितने थे, 20 थे, ठीक है। तो पढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, या तो पढ़ाई करो या तो पढ़ाई करने के बहाने करो, दोनों में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। और देखो अब इसमें अगला सवाल देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जा रही है। पहला क्या है, सिंपल क्यूबिक, BCC, और ये HCP है। तो सिंपल क्यूबिक हो जाए और BCC हो जाए और ये HCP हो जाए, यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बताओ, 52%, बता ही रखा हूँ। BCC में 68%, बता ही रखा हूँ। HCP बोलें, CCP बोले या फिर FCC बोलें, ठीक है, इन तीनों में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 74%। आगे बात समझ में। 17 क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को भैया लगाओ इम्पोर्टेंट, डबल, ठीक है, डबल इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको 2-3 बार ट्राई करना। देखो सवाल पढ़ते हैं, पहले मेरे साथ इसको पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि किताब खोले हो मेरे सामने NCERT की, नहीं खोले हो भैया, सामने होते तो बता रहा हूँ मैं, गुस्सा आता है, ठीक है, क्लास में बच्चे पिट जाते हैं। देखो ये क्या है, एन एलिमेंट विथ मोलर मास, ठीक है, कोई एलिमेंट है, इसका मोलर मास बोले या एटॉमिक मास यहाँ पे दिया है, ठीक, ये रहा। ये क्या बनाता है, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। एज लेंथ 405 पिकोमीटर, किनारे की लंबाई। डेंसिटी इसकी दी गई है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो जैसे ही कि न्यूमेरिकल आया, ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में डेंसिटी का हम लोग एक ही फार्मूला पढ़े हैं। अब मुझे बताओ कि लगेगा तो वही फार्मूला, और वो है क्या, ZmA³ और ये अवागेड्रो नंबर। अब इसमें कुछ चीज़ों को खोजना शुरू करो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, 405 पिकोमीटर, ए की लंबाई दिया है, तो इसका क्यूब कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा पूरा, ठीक है। अवागेड्रो नंबर हम लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन में देखो डेंसिटी दिया है, यानी ये वैल्यू भी दिया है। मोलर मास या फिर एटॉमिक मास ये भी दिया है कि नहीं, नहीं दिया है तो क्या, ये Z,
और यही हम लोगों को बताना है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्यूबिक ऑफ नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। देखो यदि z की वैल्यू 1 आ जाए तो इसका मतलब कि वो एटम कौन सा हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। z की वैल्यू यदि 2 आ जाए तो वो यूनिट सेल कौन सा हो गया, BCC हो गया। z की यूनिट यदि 4 आ जाए तो यानी वो कौन सा हो गया भैया, FCC यूनिट सेल हो गया। अरे यही होता है ना, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, इतने ही तो होते हैं भाई। SCC में सिंपल क्यूबिक में कितना 1 एटम, BCC में कितना 2 एटम, FCC में कितना 4 एटम, यही ना होता है यार। बताओ तो Z की वैल्यू जितनी भी आएगी उस हिसाब से हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो सॉरी, डेंसिटी इक्वल टू, वापस से मैं लिखूं ZmA³ और यहाँ पे अवागेड्रो नंबर। हम लोगों को पता क्या करना है Z, तो Z को इधर ही रहने दो। अब इधर पूरा बराबर कर लें तो ZdA³ और ये अवागेड्रो नंबर Na और यहाँ पर कौन आ गया, m आ गया। ठीक है, डेंसिटी देखो सवाल में जितना दिया उतना चिपकाओ यहाँ पे ये रही, यानी ये हो गया 2.7 × 10⁻³ A³। देखो ये जो A³ दे रहा है ना 405 पिकोमीटर है, इसको यहाँ थोड़ा समझ लो, 405 पिकोमीटर। इस 405 को 10⁻⁻12 करेंगे ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी मीटर क्यूब में दिया है तो इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो 10⁻⁻12 हो गया, तो बस क्या करो 4 × 5 × 10⁻⁻12 ये कितना हो गया इसका क्यूब, और इसके मल्टीप्लाइड बाई कौन है, अवागेड्रो नंबर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेना, जगह कम पड़ रही है। और डिवाइडेड बाई इसका क्या है, मोलर मास। मोलर मास कहाँ है, ये रहा 2.7 × 10⁻⁻2। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये काट कूट के आएगा कितना, 4। तो ये 4 आने का मतलब क्या है कि ये जो यूनिट सेल दिख रहा है ना ये कौन सा है, ये है FCC। आ रही बात समझ में। देखो मैं फिर से बता दूं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक बार रफ पे अपने वहाँ पे जहाँ भी हो वहाँ पे भी ट्राई करो इसको। देखो मैंने क्या किया है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कितना है, ZmA³ और ये अवागेड्रो नंबर। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। ठीक है, तो मोलर मास दिया है यानी ये वैल्यू दिया है, डेंसिटी दिया है यानी ये वैल्यू दिया है। ठीक है, अवागेड्रो नंबर जानते ही हो 6.023 × 10⁻23, इतना ही होता है। ठीक है, पता ही है। अब ये जो चीज़ दिख रही है A³, तो भाई A की वैल्यू तो दिया है लेकिन ये पिकोमीटर में दिया है। ठीक है, ये 405 पिकोमीटर दिया है, तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻12 करना पड़ेगा। और ये A की लंबाई, A की जो वैल्यू इतनी आ गई तो इसका क्यूब करोगे, यानी डेंसिटी पता चल गई, M पता चल गया, अवागेड्रो नंबर पता चल गया, A³ पता चल गया, Z, और Z कितना आ गया 4, यानी ये कौन सा सेल है, FCC है। ठीक है, यही बात है। इस क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये हम लोगों के आगे आखिरी सवाल। देखो कह रहा है कि यहाँ पर जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो कौन सा डिफेक्ट उसमें पाया जाएगा और कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी। अरे भैया मान लो तुम्हारे पास इतना सॉलिड है, ठीक है, इसको हीट किए, ये इसके सब पार्टिकल है, जैसे ही हीट किए, ठीक है, हीट किए जैसे ही इसके कुछ पार्टिकल यहाँ से चले गए, गैस बन के, वेपर बन के भाग गए, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, जहाँ से ये जाएगा वैकेंसी क्रिएट होगी कि नहीं, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा डिफेक्ट पाया जा रहा है यहाँ पे, वैकेंसी डिफेक्ट। आ रही बात समझ में। अब मुझे बताओ, क्योंकि इसका वैल्यूम इतना ही है लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ से जा चुकी हैं, यानी मास कैसा हो गया, कम। अभी हम लोगों ने देखा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वैल्यूम, तो इसका वैल्यूम तो क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन मास कैसा हो गया, कम हो गया ना। इसमें से कुछ चीज़ें क्या हो गई, गायब हो गई। अरे यार बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं यार तुम लोगों को। अरे भाई आप लोगों को, बच्चे लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में। आ रही बात समझ में कि नहीं। ये ऑफलाइन क्लासेस में इतनी मेहनत नहीं लगती है, वहाँ पे तो मज़ा भी रहता है, बच्चे भी सामने बैठे रहते हैं, बड़ी हंसी मजाक, बहुत कॉमेडी के साथ में पढ़ाता हूँ, हंसा के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि इसका मास कैसा हो गया, कम हो गया, तो मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कैसी हो जाएगी, कम। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखना, वैकेंसी डिफेक्ट, पहले सवाल का जवाब, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। और साथ में इसकी कौन सी प्रॉपर्टी कम होती है, तो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, कम होने लगती है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये पूछ रहा है कि ZNS किस तरीके का, ये जीके है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जीके है। अब ये जो फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं ना उसको मैं जीके बोलता हूँ, ठीक है, जनरल नॉलेज। तो ये जो है फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है जिंक सल्फाइड, और ये जो AgBr है ना, ठीक है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट और साथ में शॉर्टकी डिफेक्ट, दोनों ही डिफेक्ट यहाँ पे शो करते हैं। किताब में इसको लिखो, अभी मेरे सामने लिखो, ठीक है। ये क्या हम लोगों का फ्रेंकल डिफेक्ट, और ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, शॉर्टकी डिफेक्ट, बोथ एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाओ, ये भी क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखो इसमें करना क्या है, सवाल क्या कह रहा है कि हाउ वैकेंसी आर इंट्रोड्यूस्ड इन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन, ठीक है, ऑफ हायर वैलेंसी इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। देखो जैसे कि हम लोग देखें, ये चीज़ हालांकि मैंने बता ही रखा है, फिर से देखो इधर ये Na+ है और ये साथ में Cl- है, Na+ है Cl- है, ये इसकी क्रिस्टल लैटिस होगी, ठीक है। अब इसमें हायर कैटायन आ जाए, हायर कैटायन माने क्या कि जो सोडियम प्लस था ना, ठीक है, इसकी जगह पर कौन आ जाए, इसकी जगह पर आ जाए कौन, इसकी जगह पे कौन आ जाए बताओ, स्ट्रोनियम प्लस, ठीक है, बताओ। तो 1+ यहाँ से गया है ना, सोडियम प्लस था ना 1+, लेकिन +2 आ गया, तो इस पूरे सॉलिड पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया है, +1 का, है कि नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करेगा, एक सोडियम प्लस की वैकेंसी को क्रिएट कर देगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से सोडियम +2 क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब भी ये रहा सवाल ना, ये रहा ये वाला, जब भी वैकेंसी देखो कैसे क्रिएट हो जाती है आयनिक सॉलिड में, जब कैटायन क्या है हायर वैलेंसी वाला उसमें मिला दिया जाता है। तो हायर वैलेंसी यानी स्ट्रोंटियम प्लस, टी साइलेंट होता है वैसे, बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रोंटियम या फिर स्ट्रोनियम +2 ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे सोडियम प्लस की वैकेंसी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि किसी आयनिक सॉलिड में, ठीक है, एन आयनिक वैकेंसी मेट ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होती है और ये कलर कैसे शो करता है, इसके बारे में थोड़ी बकवास करी जाए या फिर समझाया जाए ठीक है, समझाया जाए। तो देखो बच्चों, ये तो मैंने समझाया ही भाई किताब में, ठीक है। फिर से देखो, जैसे कि हम लोगों का ये Na+ है Cl- है, ठीक है, Na+ है Cl- है, साथ में यहाँ पे Cl- हो गया, ठीक है, Na+ हो गया और ये Cl- हो गया और ये Na+ हो गया, ठीक है। अब देखो इस पूरे सॉलिड को हम लोगों ने, ठीक है, क्या किया, सोडियम के वेपर में हीट किया। तो ये वाला सोडियम इस वाले क्लोरीन को बोला तुम उसके साथ क्या कर रहे हो भैया, मेरे साथ आओ। तो यानी ये वाला क्लोरीन क्या है, इसके साथ तो गायब हो गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ये हो गया गायब। गायब होने का मतलब है कि ये बना लिया NaCl। तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली जगह, यानी क्या क्रिएट हो गया, एन आयनिक वैकेंसी। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एन आयनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, नेगेटिव चार्ज की वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब यहीं पर कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, F सेंटर। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा क्या, देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो अब कोई भी वाइट लाइट जब आएगी, ठीक है, तो उसमें से कुछ अमाउंट की लाइट को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। तो अब यहाँ से वाइट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। जो भी कलर या जिस कलर की लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा या बाहर लाइट निकलेगी, उसी कलर का ये पूरा का पूरा सॉलिड हमें अपीयर होगा, मालूम चलेगा। यानी मैं फिर से एक चीज़ समझा दूँ, ये रहा हम लोगों का सॉलिड, इसमें पाए जा रहे हैं F सेंटर, ठीक है, F सेंटर। देखो भाई, जिन लोगों को F सेंटर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि मेरी पढ़ाई गई बातों को पढ़े नहीं हो, तो प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, वीडियो को सॉलिड स्टेट की चैप्टर वाले को बढ़िया से देखो, ठीक है, तब समझ में आएगा। यहाँ से कोई भी वाइट लाइट जाएगी, लेकिन उसकी कुछ लाइट को ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब।
तो यहाँ से कोई और लाइट निकलेगी, ठीक है, और उसी लाइट का ये हमें मालूम चलेगा, तो यानी ये कैसा हो गया, कलरफुल हो गया, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है ग्रुप 14 के एलिमेंट को यदि हम लोग एन टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा मिलाना पड़ेगा इसमें। अरे मैंने तो बताया भाई, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग 13 वाले 13 ग्रुप से मिला दें तो ये पी टाइप बन जाता है, ठीक। लेकिन साथ में इसको 15 वाले से मिला दें तो ये कौन सा बन जाता है, एन टाइप। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर 15 ग्रुप मिलाएंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में कौन, जैसे कि होता है ना, न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़पेपर आज सब बिके, ठीक है। ये नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया। तो ये सारे एलिमेंट जब मिला दिए जाते हैं तब हम लोगों का सेमीकंडक्टर कौन सा बन जाता है, एन टाइप बन जाता है, ठीक। इम्पोर्टेंट रखना इसको भी। ये हम लोगों का ये सवाल दिख रहा है कि भैया यहाँ पर इसको भी इम्पोर्टेंट करो, इस वाले क्वेश्चन को भी किताब में मार्क लगाओ, निशान लगाओ इम्पोर्टेंट का, ठीक है। बात मानो, मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वीडियो देख रहे हो तो बात माननी पड़ेगी, ऐसे हवाई काम नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई के लिए टीचर और बच्चे दोनों को मिल के एक साथ मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले मेहनत करूँगा भैया तो काम बन जाएगा, आप लोगों को भी बच्चों लोग उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें बहुत सारी बकवास नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मैं यदि ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बहुत हंसाता हूँ, बहुत कॉमेडी में हम लोग की क्लास चलती है, मज़े में चलती है, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन को पढ़ें हम लोग, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट फेरो और फेरी। अरे भैया यही तो है इसका, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके जो डोमेन होते हैं वे कैसे होते हैं, बिल्कुल एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में होते हैं। तो इसलिए किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखा जाता है तो कुछ समय बाद ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड भी हो जाते हैं और साथ में क्या हो जाते हैं, परमानेंट, यहाँ पे है ना, परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं और साथ में क्या हो जाता है, इसमें बोलो साथ में क्या हो जाता है। अरे एक और चीज़ मैंने बताया ना भाई, ये हाईली अट्रैक्ट होते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसकी तरफ हाईली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा, किताब का ही है, ठीक। और इसमें आगे देखें तो आगे तो हो गया कंप्लीट। ये जो पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखें ना इन टेक्स्ट का, ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कई बार देखो, कई बार पढ़ना है, ठीक है, कई बार, एक बार से काम नहीं चलेगा। इतनी बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, देखो, समझो कि सारे क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए, याद। जब एग्ज़ाम में अपीयर हो, ठीक है, जब जाओ एग्ज़ाम सेंटर में तो एग्ज़ाम के लोकेशन पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नया नहीं लगना चाहिए, ये नया नहीं लगना चाहिए, नया लगेगा तो फंस जाओगे। मेन एग्ज़ाम में जहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो पुराना ही है, मैं इस तरीके के खेल खेला हुआ हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो, ठीक है।